अस्सलाम वालेकुम। सिटी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज तो मेरा इरादा ये था कि मैं हर प्रोग्राम में आपसे बहुत से सवाल करती हूँ, तो आज जो ऑडियंस आपके लिए सवाल भेजती है, आपको फॉलो करने वाले आपसे जानना चाहते हैं, वो सवाल शामिल किए जाएं। और हाँ यार, हम अब हमेशा सवाल हम कहते हैं भेजें, वो भेजते हैं, आप सवाल ही नहीं उनके लगाते। असल में करंट अफेयर्स की भरमार इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर आपका इनपुट, उस पर आपका आज फारा करो करंट अफेयर्स। अच्छा, आज आन दो सवाल। लेकिन एक मौजू ऐसा है जिससे थोड़ा बहुत करंट सबको लगेगा, तो मैं चाहती हूँ कि वो शामिल कर लिया जाए। शरारत नहीं, वो एक ऐसे ही एपिसोड थे हमारे शो की जिसमें आप वैसे बहुत कूल नज़र आते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत बरहम हुए थे और फिर सवाल उठे थे कि नजम सेठी को गुस्सा क्यों आया। हाँ। इतना गुस्सा क्यों आया। और दैट वाज अबाउट वीपीएन। जब हुकूमत ने वीपीएन की बंदिश का प्रोग्राम बनाया था और कहा था कि रजिस्टर करें, तो उस वक्त आप झुंझला गए थे कि हुकूमत एक शख्स के लिए क्या कर रही है, कितने माशी नुकसानात होंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो हमारे नौजवान हैं जो इसके ज़रिए अर्न कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो सब मुतासर होते हैं। और उस गुस्से पे लोग सोचने लग गए थे कि वाकई इतना सीरियस मैटर है जिसकी वजह से सेठी साहब को भी गुस्सा आ गया। उस पर एक रिपोर्ट आती है top10vpn.com में रिसर्च के बाद कि पाकिस्तान लीड कर रहा है इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले माली नुकसानात में। अब इस फहरिस्त में दूसरे ममालिक भी हैं, और वो ममालिक आप देखिए कौन से हैं। म्यांमार है उनमें सूडान है, और वेनेजुएला है, बांग्लादेश है, भारत है, और पाकिस्तान इनकी लिस्ट में टॉप कर रहा है $1.62 अरब के मजमूई मालियाती नुकसानात या असरात के साथ। सबके जहन में ये सवाल आता है कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हुकूमत इतना बड़ा माशी नुकसान भी झेलने पर तैयार हो जाती है, और स्पेशली रियासत की डोमेस्टिक और ग्लोबल पॉलिसीज़ को मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है। बड़ा आपने लंबा चौड़ा सवाल कर दिया है। शुरू तो आपने पाकिस्तान से किया और अब आप पहुँच गई हैं ग्लोबल पॉलिसीज़ के ऊपर, क्योंकि ग्लोबली भी तो पाबंदियाँ लगी, लेकिन हम पाकिस्तान में सफ़र कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जी, इसके कुछ थोड़े से स्टेटिस्टिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कुछ आपने दिए हैं, कुछ मैं दे देता हूँ। कि एक तो ये कह रहे हैं कि कोई 1.62 बिलियन रुपीस डॉलर्स, 1.6 बिलियन डॉलर्स। अब 1.6 बिलियन डॉलर्स, माय गॉड, मैं तो रुपए में ट्रांसलेट करते करते घूम जाता हूँ। रहने देसी में रहने दें, डॉलर्स पे ही हुए। तो 1.6 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है, और ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी। और आपने भी जिक्र किया कि पांच ममालिक हैं जहाँ, जिससे पाकिस्तान नंबर 1 पे है, टॉप पे है, जिनने सब ने इस किस्म की हरकतें की हैं जी। और 3 वजूहात की बिना पर उन्होंने इंटरनेट इंटरप्शंस किए हैं। एक तो है पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जी, दूसरा है इलेक्शंस जी, और तीसरा है जनरली इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना। ठीक है ना जी। तो ये 3 वजह से पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और कौन से हैं, म्यांमार, हाँ, सूडान। अब म्यांमार, सूडान डिक्टेटरशिप्स हैं, खाना जंगी है, सिविल वॉर्स हैं, तो ये 3 जो हैं ये सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेड बाय इंडिया। और वहाँ भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इंटरनेट इंटरप्शंस हुई हैं और कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब भी प्रोटेस्ट, फॉर एग्जांपल जब पंजाब में फार्मर्स की प्रोटेस्ट हो रही थी जी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ था इंटरनेट। हमारे यहाँ भी जब भी खान साहब जब भी गड़बड़ करते हैं तो वो सारी इंटरनेट ब्लॉकिंग हो जाती है, या कोई मजहबी बातें, सेक्टेरियन किस्म की चीज़ें होती हैं या ऐसे मौके होते हैं, तो वहाँ इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। तो ये 1.6 बिलियन जी। अब मैंने उस दफ़ा जब मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था कि जी ये क्या, ये इंटरप्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से कारोबार तबाह हो रहा है, तो इससे आपको आइडिया होता है कि सिंपली किस किस्म की स्केल है ऑफ डिस्ट्रक्शन, और आपको मिलता क्या है उससे, क्या आपने हासिल किया ये इंटरनेट ये करके। क्या टेररिज्म कम हो गई है, क्या बम फटने कम हो गए हैं, क्या लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, क्या इमरान खान को आपका उसका मुंह आपने बंद कर दिया है, उसके सपोर्टर्स का मुंह बंद कर दिया, नो। सो बात यह है कि ये गवर्नमेंट शुड कंसिडर दिस पॉलिसी ऑफ internet disruptions and controlling the the flow of information. बट अब ये तो होगी बात, मगर जो दूसरा सवाल आपने खड़ा किया वो बहुत दिलचस्प है कि मीडिया का क्या रोल रहा है इन शेपिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल पॉलिसीज। अब डोमेस्टिक पॉलिसी का तो एग्जांपल पाकिस्तान का मैं देता हूँ आपको कि कब मीडिया को इस्तेमाल किया गया इन द लास्ट 75 ईयर्स और उसके क्या नताइज थे, और फिर ग्लोबल का भी मैं कुछ आपको
आई ट्राई एंड गिव यू एन आइडिया कि ग्लोबल मीडिया का क्या रोल रहा है इन शेपिंग ग्लोबल पॉलिसीज। तो लेट्स स्टार्ट विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में हमेशा जब डिक्टेटरशिप रही है जी। तो बड़ी सख्त कंट्रोल रहा है ऑफ द मीडिया, और जो बयानिया था वो हुक्मरान तबके का था। जब मिलिट्री गवर्नमेंट थी द मीडिया वाज पुशिंग द मिलिट्री गवर्नमेंट लाइन। तो 30 साल तो डायरेक्ट वैसे ही हो चुका है। फिर कोई 10 एक साल तो हाइब्रिड गवर्नमेंट चलती रही हैं, और वो भी गवर्नमेंट्स ऐसी जिसमें सेम पेज का राग होता था। तो वो उस वक्त भी मीडिया को कंट्रोल किया गया और इन्फॉर्मेशन को रोका गया। तो पॉलिसीज़ तो और उससे पहले एक ज़माना था जबकि कोई मीडिया था ही कोई नहीं। 1950s में कौन सा मीडिया था, 1-2 अखबार थे, दैट वाज इट। मतलब एक पाकिस्तान टाइम्स अंग्रेज़ी का अखबार था और एक कराची में डॉन था। इसी तरीके से एक जंग था और एक आध और कोई अखबार था नेशनल लेवल का। अच्छा। तो मतलब है कि और फिर जहाँ तालीम ना हो तो वहाँ प्रिंट मीडिया के एक हद तक ही, और उसको भी अगर बैठ के न्यूज़ रूम्स को कंट्रोल किया जाए तो मतलब है कि सो द मीडिया वाज यूज्ड ऑलवेज टू प्रमोट ए पर्टिकुलर नैरेटिव। एक रियासत का बयानिया या हुक्मरान का बयानिया। ठीक है। अच्छा, तो जब ये जमहूरियत की बात आती है कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ द स्टेट, तो मीडिया के साथ भी वही हुआ है जो कि बाकी पिलर्स के साथ हुआ है। इनको भी पिलर को उन्होंने ठोका मार मूर के फारक किया है, उन्होंने जुडिशरी ने भी ठोका मार मूर के फारक किया है, यही ना। हाँ, दंद काटते हैं। हाँ, सारा तो मतलब है कि सो मीडिया के साथ भी यही हुआ है। और हम बड़ी शोर डालते हैं फ्रीडम ऑफ द मीडिया, इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया। कौन सा फ्रीडम, कौन सा इंडिपेंडेंस? ये बातें ठीक है, ये बातें हम लोग कर लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रेशर कांस्टेंट होता है कि रियासत का बयानिया या हुक्मरान तबके का बयानिया जो है वो करें। और इसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिसकी वजह से हमारी आज़ादी, सो कॉल्ड मीडिया इंडिपेंडेंस, और भी ख़त्म हो गई है या रिस्ट्रिक्ट हो गई है। वो क्या है? ग्लोबल मीडिया से लेके पाकिस्तान मीडिया तक एक डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये हुई है कि पुराने ज़माने में मीडिया के जो मालकान थे वो जर्नलिस्ट थे। ठीक, वो नॉर्म्स जानते थे जर्नलिज्म की, और नॉर्म्स भी जानते थे और अपनी आज़ादी को भी गार्ड प्रोटेक्ट करते थे। इट वाज नॉट ए मनी मेकिंग मशीन, ओके, इट वाज ए मशीन फॉर सोशल कॉन्शियसनेस। ओके, वो इसीलिए तो बात बनी थी ना द 4th एस्टेट कि अब वो जब से ये सरमायादारी निज़ाम और शुरू हुआ है तो उसमें हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता सरमायादारों ने कैप्चर कर लिया मीडिया को अपने मफादात के लिए, अपने मफादात को प्रमोट करने के लिए। जहाँ सरमायादार नहीं है वहाँ एलीट के जो हिस्से हैं जो अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करना चाहते हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिए। अब पाकिस्तान के अंदर अब बहुत कम मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अभी भी जर्नलिस्ट उनको चला रहे हैं, और जर्नलिस्ट उनके जो मालकान है वो और कोई इंडस्ट्री नहीं है उनके पास, वो एक आध रह गया जियो टाइप। बाकी तो यहाँ हालात ये हैं कि the media has been taken over by either contractors or politicians directly who are part of ministries और information ministry से और इधर से वो एड्स लेके अपना खाता पूरा करते हैं एंड लाइन चलाते हैं उस हुकूमत की। सिंध के अंदर ऐसे ही है, पंजाब में भी ऐसे ही। तो एक तो ये हुआ मीडिया के साथ, तो इसका ये मतलब है कि बिल्कुल कंट्रोलिंग हो रही है अब। मगर जो दूसरी चीज़ आप ग्लोबली देखें तो वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। वहाँ भी द इजरायली लॉबी is so powerful that they have a very very strong grip over Western media। पहली बात। दूसरी बात यह है कि वहाँ के भी जो बड़े सरमायादार हैं, बिग बैरन्स, उन्होंने भी बहुत बड़े इंटरेस्ट स्टेक्स लगाए हुए हैं मीडिया के अंदर। शुरू किया उन्होंने प्रिंट से, पर इलेक्ट्रॉनिक में चला गया। हाल ये है कि आजकल BBC जैसा एक इदारा जो कि जिसकी आज़ादी के बारे में धूम इतनी थी, वो BBC के ऊपर भी बड़ी सख्त तनकीद हो रही है कि वो भी अब रियासत, पहले भी रियासत का अदारा था मगर 4th पिलर था, मगर अब वो BBC भी इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कि उसके इंडिपेंडेंस के ऊपर भी लोग जो है ना सोचते हैं 2 दफ़ा कि ये BBC भी जो है, स्पेशली जब ओपनली एक उसकी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी हो लाइक इन पैलेस्टाइन या लाइक सपोर्टिंग इसराइल, तो BBC को भी बड़े ख्याल से काम करना पड़ता है। एंड सो इट ऑल्सो एंड्स अप टोइंग द लाइन। राइट। तो अब दैट इज़ वेयर द मीडिया इज़। बट टू गो बैक टू द ग्लोबल रोल ऑफ द मीडिया, मैं थोड़ी सी अगर आप टाइम दे मैं आपको बताऊं, बहुत एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ है, राइट, तो उसके बाद वेस्टर्न पावर्स ने मिडल ईस्ट को काट कूट के हिस्से बना के एक दूसरे के वाले कर दिया। ठीक, मिडल ईस्ट के साथ
कार्विंग हो गई थी, नया मैप बन गया था मिडिल ईस्ट का। इसी तरीके के साथ जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ग्लोबल थर्ड वर्ल्ड का एक मैप बनना शुरू हो गया, क्योंकि नए बहुत से मुल्क थे जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, जो जिनको आज़ाद किया गया फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। अफ्रीका के अंदर बहुत से थे, इधर थे। तो सो दैट वाज द सेकंड प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन जिसे कहते हैं, या रीड्राइंग द मैप। अच्छा, अब जब वो मैप ड्रॉ हो गया तो अब कॉलोनाइजर जो था वो तो घर चला गया, मगर इंटरेस्ट तो उसके थे। सो देन व्हाट हैपेंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ी डिवीजन हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। अच्छा। वो क्या थी? वो थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड एंड द फर्स्ट कोल्ड वॉर स्टार्टेड। द फर्स्ट कोल्ड वॉर वाज बिटवीन द सोवियत यूनियन and the Western powers. Soviet Union became one of the biggest countries in the world with lots of states. Eastern Europe maybe or Russia maybe. They became a big, जो एक एम्पायर था वो एम्पायर बन गया। इधर जो वेस्टर्न थे नेशंस, इन्होंने नेटो शेटो बना लिया, राइट, ठीक। उन्होंने वॉर्सो पैक्ट बना लिया, इन्होंने नेटो बना लिया। एंड सो यू हैड अ न्यू वॉर, एंड दैट वॉर वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर। वेस्ट ने ये फैसला किया कि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ओके, ठीक। उन्होंने कहा कि ये जो मॉडल है कम्युनिज्म का, ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर ना हो जाए। उसके साथ जो अमेरिकन इंटरेस्ट्स हैं और ब्रिटिश इंटरेस्ट हैं और फ्रेंच इंटरेस्ट हैं, ये अंडरमाइन ना हो जाए। उसको चाइना गेम में नहीं था, ये लोग थे। अच्छा, तो इन्होंने एक तरफ तो डिफेंस पैक्ट्स बनाने शुरू कर दिए, सेंटो, सीटो, बगदाद पैक्ट। दूसरी तरफ थर्ड वर्ल्ड के जो रिसोर्सेज थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। ईरान के अंदर कू करा के ईरानियन ऑयल को कैप्चर किया एंड सो ऑन। और इसी तरीके के साथ मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल को बनाया टू बी द पुलिसमैन फॉर द मिडल ईस्ट, बिकॉज दैट वाज द प्लेस वेयर द ऑयल वाज। ओके, सो नाउ वी हैव अ सिचुएशन विद द फर्स्ट कोल्ड वॉर स्टार्टेड। उस कोल्ड वॉर के हथियार क्या थे? हथियार होते हैं ना, हर जंग के हथियार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यहाँ ठाठू तो नहीं था, हाँ, प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा था। उस प्रोपेगेंडा वॉर में मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मगर उसको प्रोपेगेंडा नहीं कहते थे, क्योंकि अगर उसको प्रोपेगेंडा कहते तो लोगों ने कहना था ये तो जैसे फाशिज्म के अंदर हिटलर का प्रोपेगेंडा था, तो ये तो वो प्रोपेगेंडा है। जब किसी को ये पता चल जाए कि जो बात हो रही है वो प्रोपेगेंडा की हो रही है, तो उसकी अहमियत नहीं रहती ना, यार ये प्रोपेगेंडा है, ये फेक न्यूज़ है। प्रोपेगेंडा का तो मतलब ही है, तो इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहा जाता था। अच्छा, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई हैं और बहुत की किताबें भी लिखी गई हैं, और अगर कोई इसको ज़्यादा रिसर्च करना चाहे तो वन ऑफ द बेस्ट बुक्स ऑन द सब्जेक्ट इज़ बाय नोम चॉम्स्की। जी, बहरहाल वो तो अब लोग पढ़ रहे हैं नोम चॉम्स्की को। मैं आपको मुख्तसर मोटी बात बताता हूँ। कोल्ड वॉर शुरू हो गया, वेस्ट ने सोचा सोवियत यूनियन को कैसे गिराना है, अच्छा, कैसे कमज़ोर करना है। तो उन्होंने सोचा सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि सरमायादारी निज़ाम एक लिबरल निज़ाम है, जिसके अंदर आज़ादी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अट्रैक्ट करेगा लोगों को, ये स्लोगन जो है, जमहूरियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू स्ट्रेस डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ें वी हैव टू स्ट्रेस, फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम, राइट, ठीक, प्रेस फ्रीडम, ये सारी बातें हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, माइनस थी। लोगों की आज़ादी, उनके हक सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सारी बातें इन्होंने पूरा एक एजेंडा बनाया। उसके लिए फिर अमेरिकन कांग्रेस ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और फ्रेंच गवर्नमेंट ने, इन सब ने इदारे बनाए इसको प्रमोट करने के लिए, कि ये तो पता था कि डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली करना पड़ेगा। तो NGOs बनाए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको फंडिंग दी गई फ्रॉम कांग्रेस। तो कोई डेमोक्रेसी की प्रमोशन के लिए था, कोई मीडिया की प्रमोशन के लिए था, कोई ह्यूमन राइट्स की प्रमोशन के लिए था, कोई इलेक्शंस के लिए था, बिकॉज ये चीज़ें सोवियत यूनियन और उसके सैटेलाइट स्टेट्स में नहीं थी। तो ये एजेंडा बनाया गया, इसको फिर उन्होंने पुश किया, ठीक, और सोवियत यूनियन को अंडरमाइन किया, और उनके वो अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आज़ादी नहीं है, वहाँ घुटन है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, और यहाँ कितना गज़ब का माहौल है, सब पैसे बना रहे हैं और सब आज़ाद हैं और मज़े आ रहे हैं, ठीक, और ह्यूमन राइट्स हैं। इनको ह्यूमन राइट्स याद आ गई, हालांकि वेस्ट का जो रिकॉर्ड है ऑन ह्यूमन राइट्स बिफोर द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 19th and 18th और उससे पहली सेंचुरीज़ में जिस किस्म की
परसिक्यूशंस और जेनोसाइड्स कलोनियलिज्म ने की हैं, वहाँ ह्यूमन राइट्स को तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। जो कॉलोनाइजर था उसने क्या क्या जुल्म नहीं किए, वेदर इन इंडिया और वेदर इन पोर्चुगीज टेरिटरीज और वेदर इन फ्रेंच कॉलोनीज और वेदर इन ब्रिटिश कॉलोनीज, एवरीवेयर। जी। सो सडनली चेंज टू काउंटर अनदर आइडियोलॉजी, तो हमें इसको भूलना नहीं चाहिए कि ये मीडिया वाज यूज्ड टू अंडरमाइन ए होल सिस्टम ऑफ बिलीफ, जिसके अंदर इक्वालिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोथ। राइट। बिकॉज यहाँ तो था ना सरमायादारी निज़ाम। अच्छा, अब ये है कि ये जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये सारा कुछ जैसे ही सोवियत यूनियन गिरा 1989 में और सारा वो रूस बन गया जी, और उसके बाद वहाँ भी इलेक्शन होने शुरू हो गए। ठीक, गॉर्बाचोव, इसीलिए तो उसको बड़ी पसंद करते हैं गॉर्बाचोव को। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द एंड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ द सोवियत एम्पायर, कोट अनकोट। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि वो एजेंडा गया कहाँ। वो एजेंडा जो है वो अब कमज़ोर पड़ गया। अच्छा, बिकॉज सोवियत यूनियन नहीं रहा। अब कांग्रेस ने फंडिंग फॉर प्रो डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वो खींच लिए। ओके। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राइट विंग फाशिज्म बढ़ती जा रही है। और कहाँ बढ़ रही है? हमारे यहाँ इतनी नहीं बढ़ रही जहाँ होम ऑफ डेमोक्रेसी और सरमायादारी वहाँ बढ़ रही है। अब जो अल्ट्रा राइट की जो रिसर्जेंस है, ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस में देख लें, जर्मनी में देख लें, वहाँ तो द राइट विंग इज रिसर्जेंट। कहते हैं कि 60+ कंट्रीज जहाँ डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती थी वहाँ डेमोक्रेसी इज ऑन द रिट्रीट, इंक्लूडिंग इन अमेरिका, इंक्लूडिंग इन अमेरिका। ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि द नेट रिजल्ट ऑफ दिस हैज़ बीन दैट द मीडिया वॉज यूज्ड टू क्रिएट अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। वो फ्रेमवर्क अब कमज़ोर पड़ गया है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो कमज़ोर पड़ा है तो राइट विंग अल्ट्रा फाशिज्म, फाशिस्ट आइडियाज़ और अथॉरिटेरियन आइडियाज़ जो है वो परवान चढ़ रहे इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज। तो यहाँ भी अब लोग बड़े गौर से देख रहे हैं चाइनीज़ मॉडल को। तो चाइना ने बहुत सीरियस कंट्रोल्स लगाए हुए ऑन मीडिया। रशिया ने लगाए हुए। अब वेस्टर्न कंट्रीज में आपने ये जो देखा है ये इनमें से इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जी। अच्छा, ये काश के इंटरनेट डिसरप्शंस तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना एडवांस कंट्रीज के अंदर, बिकॉज वहाँ तो अभी भी देर आर चेक्स एंड बैलेंसेस और वो वहाँ इट्स अ बिग सोर्स ऑफ इनकम और गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वहाँ। और अभी भी अदालतें जो हैं टू व्हाट सम एक्सटेंट आर फ्री फॉर इशू सच एज दिस। मगर आप देखें थर्ड वर्ल्ड के अंदर प्रोग्रेसिवली इवन इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज अब गवर्नमेंट्स खड़े होकर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ दोज 3 फैक्टर्स, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इलेक्शंस जो रिग करने पड़ते हैं एंड प्रोटेस्ट जो कि डिस्टेबलाइज करता है। सो आई थिंक ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर मीडिया हैज प्लेड अ रोल। लास्ट पॉइंट कि अब वो मीडिया नहीं रहा, अब सोशल मीडिया आ गया है। अब एक काउंटर बन गया है कि सोशल मीडिया जो है वो क्या प्रोग्रेसिव आइडियाज़ लेके आ रहा है या काउंटर प्रोग्रेसिव आइडियाज़ लेके आ रहा है। और सोशल मीडिया जो है एक्चुअली अगर आप उसको ज़्यादा जब स्टडी करेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ ग्रोथ and liberalism, social media is now turning into anti-democracy and anti-liberalism. और ये जो है ना, this is a very dangerous sign because हो ये रहा है कि इसके साथ social media in the West is leading to white supremacy, Islamophobia, वो जो सारी base instincts हैं लोगों की, पॉपुलिज्म की, जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सोशल मीडिया जो है आपको उस तरफ ले जा रहा है। और यहाँ भी आप देख लें सोशल मीडिया आपकी रियासत को अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है एंड देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इट। इसलिए यहाँ भी अब अटेम्प्ट क्रिएट की जा रही है कि किसी तरीके के साथ इसको चैनल किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। मगर हम ये समझते हैं कि दिस इज़ अ अटैक ऑन आवर फ्रीडम एंड इट इज़ बिकॉज जैसे मैंने उस दिन ये कहा कि ये अब इसको रोकने के लिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए, इलेक्शंस रिग करने के लिए ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं सेंसरशिप। और ये बिजनेस को भी ख़राब कर रही है और आपका जो माहौल है यहाँ
विच इज़ व्हाट वी वांट, डेमोक्रेसी इज़ व्हाट वी वांट, वी वांट प्रोटेक्शन, वो भी ख़राब हो रहा है। सो आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर रहना चाहिए कि ये जो कंट्रोल्स आप करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप काउंटर नैरेटिव नहीं दे सकते तो आप पाबंदी लगा देते हैं। जैसे आपने पहले 2 आइडियोलॉजीज़ की मिसाल दी तो वो काउंटर करने के लिए थी, लेकिन इसमें हुकूमत इनके या सियासी आर्ग्यूमेंट्स बड़े जमातें कमज़ोर हैं, तो उनको इसलिए। ताकतवर बनाने के लिए क्या करें? ब्रेक पर जाने से पहले ये बता दें। अपना बयानिया ठीक करें, बयानिया आवाम ठीक के करें। साथ हमदर्दी करें, अवामी बातें करें। अवामी बातें करें जो अवाम के दिल को प्रचार कर रहे हैं आपके नज़रियात का। बहरहाल मीडिया के इर्तिका और पॉलिसीज़ पर इसके असर के हवाले से हमने सैर हासिल गुफ्तगू सुनी, बहुत से आइडियाज़ क्लियर हुए कि किस तरह से मीडिया असरअंदाज हुआ एज अ टूल पॉलिसीज़ पर। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, आप कुछ मुकामी मामलात की तरफ आते हैं और कल आपने मुझसे अचानक सवाल पूछ लिया, हालांकि सवाल पूछना मेरा काम है। आपने मुझे कहा कि एक शख्स जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है मुज़ाकराती अमल में, वो कौन है? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं सोच में पड़ गई क्योंकि सवाल आप पूछ रहे थे। मैंने जो जवाब दिया उन्हीं की अहमियत आज खुलकर सामने आई है, वो है बुशरा बीबी। बुशरा बीबी के हवाले से ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पहले वो सियासी अमल में एक्टिव हुई, जैसे आपने बताया एकदम से उन्होंने लीड किया लॉन्ग मार्च को, और फिर उसके बाद अब वो जो कानूनी मामलात हैं उनको भी देख रही हैं। और उन्होंने 2 शख्सियात ऐसी हैं ज़राए के मुताबिक जिनको ये काम सौंपा है कि वो वकला की एक्टिविटीज़ के हवाले से उनको रिपोर्ट करेंगी। उधर शेर अफजल मरवत साहब वकला के ऑडिट का भी मुतालबा कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो कानूनी टीम है उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाने के बारे में भी बुशरा बीबी ने कुछ हिदायत जारी की हैं। तो बुशरा बीबी अगर लीड करती हैं इन सारे मामलात को, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल सकेगी गर्दाब से या मज़ीद फंस जाएगी? मैं समझता हूँ निकल जाएगी। निकल जाएगी? अच्छा, यानी क्यों? अब आप अभी मुझे पूछ रही थी कि क्या बुशरा बीबी डार्क हॉर्स है या ट्रोजन हॉर्स है? ये ऑफ द कैम बात हुई थी। डार्क हॉर्स और ट्रोजन हॉर्स में क्या फ़र्क है? हाँ। डार्क हॉर्स वो होता है कि जो इसके ऊपर तवज्जो ना दी जाए, रेस हो रही है, पीछे से कोई ऐसा घोड़ा जिसके ऊपर किसी ने बैठे नहीं लगाई वो नीचे से आगे और जीत जाए। हाँ। ठीक है, उसको कहते हैं कि घोड़ा पहचाना ही नहीं, डार्क हॉर्स। हाँ। बाकी घोड़े कुछ चिट्टा आपके घोड़ा, तो बाकी सब उधर देख रहे हैं, पीछे से डार्क हॉर्स आके बाजी ले गया। बाजी ले गया। ट्रोजन हॉर्स ये ग्रीक मिथोलॉजी का है कि ट्रोजन हॉर्स एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाया था और वो एक शहर में ले गए और उस घोड़े के अंदर फौज थी। अच्छा। इतना बड़ा घोड़ा बनाया था। तो घोड़ा जब शहर में आके खड़ा कर दिया गया तो जो शहर वाले लोग थे उनको पता नहीं था कि अगर ये घोड़ा आया, ठीक है, उन्होंने लेके आए हैं एज ऑफरिंग टू द। रात के अंधेरे में घोड़े की खुला और उनके जो सिपाही थे या ग्लैडिएटर्स थे वो नीचे उतरे और उन्होंने हमला किया और जीत गए। तो उसे कहते हैं कि ट्रोजन हॉर्स। तो अब बुशरा बीबी ट्रोजन हॉर्स हैं या डार्क हॉर्स हैं? अच्छा, पीटीआई समझती हैं कि वो डार्क हॉर्स है। अच्छा। कुछ हम जैसे लोग समझते हैं वो ट्रोजन हॉर्स है। अच्छा, तो अब मेरा ख्याल है कि तवज्जो देनी चाहिए घोड़े पे, डार्क है या ट्रोजन है। और आपने खुद ही बता दिया कि उन्होंने तो अब अपने वाजे कर दिया। हाँ। और दिन ब दिन वो मजबूत होती जा रही है। एंड अब वो पहले वो लीड कर रही थी, गंडापुर साहब के साथ लड़ाई झगड़े हो गए, उस वक़्त भी उन्होंने वकला हज़रात के ऊपर ख़ुसूसन एक स्पेशल एक लीडिंग वकला हैं, वकील हैं जिनके बारे में राजा साहब को भी उन्होंने थोड़ा सा तू मैं होगी, जिससे राजा साहब रिज़ाइन कर गए फिर वापस आ गए। तो बुशरा बीबी इज़ नाउ कमिंग इन चार्ज। और ये जो था ना कि एक ग्रुप है गंडापुर साहब का, एक ग्रुप है बुशरा बीबी का और एक ग्रुप है बहनों का, अलीमा खान साहिबा, तो वो सारे ग्रुप फारग हो रहे हैं, सिर्फ बुशरा अब एक ही रह जाएगा, दैट इज़ बुशरा बीबी। एंड शी इज़ टेकिंग कंट्रोल एंड शी इज़ द ओनली वन जिनका एक्सेस टू इमरान खान, जब चाहें वो एक्सेस कर सकती है इमरान खान को। और इमरान खान सवाए उनके किसी और के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, एतमाद नहीं है सवाए इनके। तो मैं ये समझता हूँ कि बुशरा बीबी विल प्ले नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो रोल 2 किस्म का हो सकता है, लगेगा एक, हो सकता है दूसरा वो होगा क्या, वो उससे पता चलेगा डार्क हॉर्स है या ट्रोजन हॉर्स। अच्छा, वो ये है कि
अब खान साहब को कौन मनाएगा, क्योंकि मनाना तो है ना, ये तो नहीं है कि ऐसे ही सिलसिला चलेगा। ओके, आपने देख लिया कि फेल हो गए, कमज़ोर हो गई ये पार्टी, डिविजन्स हो गई हैं। अब बुशरा बीबी इज टेकिंग चार्ज। डिविजन्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर किसी ने चार्ज लेना हो ना तो पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके फिर एक ऐसा शख्स या ऐसा शख्स आता है जो कि सब को कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर सब रजामंद हो जाते हैं। एंड हु बेटर देन बुशरा बीबी, बिकॉज इमरान खान साहब ने मोहर लगाई हुई है। तो बुशरा बीबी पहले तो ये कहते थे कि मैं तो सियासत में हूँ ही नहीं, मैं तो एक घरेलू बीवी हूँ। अब तो क्लियर हो गया ना कि घरेलू से लोग शी इज नाउ अ पॉलिटिशियन एंड शी इज इमरान्स राइट हैंड मैन। मैन मैंने कह दिया, वुमन, वन वुमन आर्मी है वो मैन। तो अब आई थिंक तैयारी करें आप कि अब गंडापुर साहब की जो बातें हैं उनमें कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, अब जो वकला हजरात बातें करते हैं कोई अहमियत नहीं है, किसी की कोई अहमियत नहीं होगी। एज वी मूव फॉरवर्ड सबसे ज़्यादा अहमियत बुशरा बीबी की होगी, और वही अब बयानियाँ बनाएंगी, ठीक, वही आप खान साहब की पार्टी को लीड करेंगी इन दी एब्सेंस ऑफ खान साहब। ठीक है, लेकिन पसे पर्दा जो मुज़ाकरात थे उनके बारे में कयास रहा ये की जा रही थी कि वो बुशरा बीबी के साथ ही हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के। मैं आपको पहले दिन से कुछ कह रहा हूँ, थोड़ा शर्मिंदा होता हूँ रिपीट करने में कि मेरे तो ना कोई जिन भूत आ जान मैंने डर ही लगता रहता क्या पता पहले से ही हो आपके साथ। बस, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बुशरा बीबी विल बी a bridge. बुशरा बीबी कैन प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज। ये जो क्राइसिस चल रही है ना, इसको रिजॉल्व करने के लिए, आगे जाने के लिए बुशरा बीबी विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पुल का किरदार अदा करेंगी, पुश नहीं करेंगी। पुल अच्छा, लेकिन ऐसे में वो जो पुश हुआ ना पहले, हाँ, वो शायद पुल ही था। वो ये 26 नवंबर की बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, तो पुश लग रहा था ना, पहुंचो डी चौक, तो ਉਹਦਾ नतीजा की निकलिया, पुल ही बने ना, पुल नहीं बने, समझे ना, पुल बैक, हाथ में आगे इख्तियारात और मामलात। और तो इसलिए आई थिंक इससे ज़्यादा बात मुनासिब नहीं है करनी, बट लुक आउट फॉर बुशरा बीबी। ठीक है, और नेक्स्ट वीक को अगर हम देखें तो तीसरी मीटिंग होनी है मुज़ाकराती कमेटियों की आपस में, और उसमें तहरीरी मुतालबात देने पड़ेंगे, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब के मुताबिक 12 दिन में 1 इंच मामलात आगे नहीं बढ़े। तो लिख के क्यों नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार, तहरीक इंसाफ कोई पार्टी है? कोई पार्टी तो नहीं है ना। अब वो खान साहब ने जो उनको कहना था कह दिया हुआ है, मगर अभी भी वो लिख के नहीं दे रहे, क्योंकि उनको नहीं पता कि खान साहब कल फिर कहेंगे ये क्यों नहीं किया और वो क्यों किया। दूसरी बात यह है कि इनका ये ख्याल है कि अगर लिख के दे दिया तो एक किस्म की तस्लीम होगी ना कि गवर्नमेंट को मान लिया, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो बेहतर ये इसको इनफॉर्मली रखा जाए अपने डिमांड, जैसे कि एक तरफ उनके जो मीडिया वाले लोग हैं वो यही कह रहे हैं ना, तो आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सिविल डिसोबीडियंस तो चल रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हथियार अपना कोई भी नहीं गिराता जब मुज़ाकरात हो रहे हों, ना गवर्नमेंट ने गिराए हैं ना इन्होंने गिराए। एक बात मैं आपको कह दूं, एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम भेज दिया इमरान खान को कि आपके और हमारे दरमियान मुज़ाकरात नहीं होंगे। पसे पर्दा जो थे, कुछ नहीं होगा। अब आप हुकूमत, जो आज की हुकूमत है उसके साथ बात करें। ऐसा क्यों किया एस्टैब्लिशमेंट? ताकि ये जो इमरान कहता है ना, जो पावरफुल लोग हैं उन्हीं के साथ बात करनी है। इस गवर्नमेंट को तो हम मानते नहीं है, तो फॉर्म 47 गवर्नमेंट है, कहते मानो ना इसको, पहले ये मानो, नहीं इसके साथ बात करोगे तो और कोई बात नहीं होगी तो इधर ही होगी, तो फिर इसी को मान लिया ना आपने। हाँ। ये वही एक्सटेंशन है कि लिख, वो कहते हैं हमने लिख के नहीं देना, वो कहते हैं एदे नाल ही गल करो। अच्छा, ठीक है। और ये अब आप देखेंगे कि ये पैगाम आएगा आपको मुख्तलिफ जगहों से कि एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, वी आर नॉट, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कह दिया एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात, तो बस फिर आप समझ जाएं कि बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ ही बात करेंगे। ऐसे ही है ना, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नहीं है राब्ता। और ये पैगाम अब आपको मिलेगा फ्रॉम बोथ साइड्स। इसीलिए गवर्नमेंट को भी ये कह दिया गया कि हुण तुसी उठो तो गल करो।
तो इसलिए ये कमेटियाँ शिटियाँ बन रही हैं, क्योंकि भाई लोगों ने कह दिया है कि यू डील विद इट। आप गवर्नमेंट हैं, यू डील विद इट। ठीक। अब गवर्नमेंट कैसे, नो गवर्नमेंट वांट्स टू गो होम, तो एस्टैब्लिशमेंट को पता है ना कि ये तो कभी डिमांड कंसीड ही नहीं करेंगे ना कि इस साल इलेक्शन करा लो जी। तो कहते हैं सेफ है आप पे करन, हाँ। कामयाब भी होंगे या नहीं होंगे सारा बोझ तो ना पाएगा, गवर्नमेंट तो पाएगा। साढ़े वाल क्यों आ रहे हो, फोकस करो उधर, गाली पड़नी है तो उधर पड़े, हमें भी क्यों कहा जा रहा है। तो दे आर वॉशिंग देयर हैंड्स ऑफ द होल थिंग। राइट। मगर अब मैं फिर क्या कहूँ चले आप अगले हफ्ते कह दीजिएगा। कभी अपना हैंड पुल नहीं करती, हाँ। तो रखती है हैंड। हाँ। तो बस अब इससे ज़्यादा डार्क हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, एस्टैब्लिशमेंट, हाथ, गवर्नमेंट, लिख के देना नहीं लिख के देना, इनसे बात करें। अब खुद समझ जाए आप। चले, अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी है और आपके देखने वाले खासी अक्लमंद है। देखते हैं वो इससे क्या नतीजा निकालते हैं। मुज़ाकरात का भी नतीजा निकलना ज़रूरी है और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिख कर अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखने हैं और जब हुकूमत से बात होगी तो फिर बात चल निकलेगी। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अब वादा निभाएंगे, आपके सवाल शामिल कर लेते हैं। अदील अहमद साहब ऑस्ट्रेलिया से। अगर हम 1 मिनट के लिए सेठी साहब सबको मशवरा देते हैं, कभी मियाँ साहब को, काफ़ी लोगों को, तो लोग अमल भी करते हैं। सेठी साहब को अगर 1 मिनट के लिए पाकिस्तान की सबसे पावरफुल कैप है वो पहनाएं और मैडम आयशा को अगर हम 1 मिनट के लिए अवाम सामने बिठा दें, तो इस टाइम सेठी साहब अगर वो कैप पहन के क्या सोच रहे हैं। उनके पास वक्त भी आ गया है, अब वो आईनी तरमीम के बाद 5 साल भी आगे एक एक्सटेंशन की भी कोई टेंशन नहीं है। अवाम का एक दबाव भी है, एक पॉपुलैरिटी भी है, इमरान खान के साथ रहना भी है, एक इंटरनेशनल प्रेशर भी है, मुल्क की जो इंटरनली जो इश्यूज हैं बलोचिस्तान में, KP में, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इकॉनमी के जो मामला हैं, तो वो सबसे पावरफुल टोपी वाला बंदा क्या सोच रहा है इस टाइम पे। कितने मरवान लगे ने मैनू भाजी, मैनू नहीं पता और टोपी वाले बंदे की सोचते पे ने। तो मेहरबानी करो टोपी मेरे सिर तो ला लो तुसी, असी गंजे ही चंगे। अच्छा आइए अब के व्हाट इज़ माय एडवाइस टू एवरीबड़ी इस मुल्क की जो क्राइसिस है उससे निकलने के लिए। अब भाई मेरी एडवाइस इज़ मीनिंगलेस। यहाँ इतने बड़े घोड़े और हाथी एक दूसरे को साथ टक्कर ले रहे हैं, हु इज़ गोइंग टू लिसन टू मी। मगर बात सीधी सी है, कोई ज़्यादा टेढ़ी नहीं है। अगर ये बात समझ आ जाए सबको तो जल्दी मसले हल हो सकते हैं। मसला ये है कि एतमाद नहीं है खान साहब का सियासी जमातों के ऊपर और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद नहीं है खान साहब के ऊपर और उसकी पार्टी के ऊपर। अब इसको एतमाद कैसे वापस रिस्टोर किया जाए ताकि ये मामला आगे बढ़े और मुल्क के नुकसान ना हो जाए इसके अंदर। जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, लॉन्ग मार्चेस हो रही हैं, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट रुक गई है यहाँ, लोग बिज़नेस डील्स करने के लिए नहीं आ रहे, सरमायादार यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, तो बाहर से यहाँ कौन आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब बात यह है कि अल्टीमेट गोल क्या है जिसके साथ मसला एक कुछ हद तक हल हो सकता है, वो ये है कि एक नई इलेक्शन हो जाए। सबके जहन में यही बात है कि अगर एक फ्री एंड फेयर या रिलेटिवली फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो शायद उसके साथ कुछ मसले हल हो जाएं। मगर वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर उस वक़्त होगी जब इमरान खान ये समझेंगे कि फ्री एंड फेयर का मतलब ही है कि उनको इलेक्ट किया जाए एज प्राइम मिनिस्टर। खान साहब के जहन में फ्री एंड फेयर का मतलब ही है। अब क्या आज अगर इलेक्शन हो तो क्या मेजॉरिटी खान साहब को मिलती है कि नहीं मिलती? प्रॉबली मिल रही है, काफ़ी पॉपुलर है, KP में भी हैं और पंजाब में भी हैं। सिंध में भी टेस्ट नहीं किया गया पीपल्स पार्टी को, मगर मेरा ख्याल है वहाँ भी PTI में गिव द पीपल्स पार्टी रन फॉर इट्स मनी, वहाँ भी मसले बन सकते हैं। मगर क्या ये मुमकिन है? नहीं। कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई सियासी जमात, नून लीग हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए और जो इनके साथी हैं, कोई भी ऐसी पॉलिसी के ऊपर अंगूठा नहीं लगाएंगे जिसके साथ उनका खात्मा है। तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को छोड़ ही दिया जाए तो बेहतर है। जो हो ही नहीं सकता कि आप सबको कहेंगे जी खुदकशी कर लें और हमें इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। उसके साथ नून लीग भी गई थी, पीपल्स पार्टी भी गई थी, सारे गए। तो ये तो हो नहीं सकता। सो लेट्स डू समथिंग दैट इज़ पॉसिबल। अब पॉसिबल क्या है?
जिसके साथ खान साहब को भी मसला हल हो जाए और बाकी लोग जो हैं उनके भी मसले बढ़े ना, कम हो जाएं। वो यही है कि एक आज नहीं, कल नहीं, परसों तय हो जाए कि जी 4 साल के बाद इलेक्शन नहीं होनी, 3 साल के बाद होनी है। खान साहब ने 2 साल तो काट ही लिए ना इन द विल्डरनेस, जंगल में। तो जंगल में काटने की क्या ज़रूरत है, पार्लियामेंट में बैठ के काट लें, अपना बेस को और बढ़ाएं। आपको बड़े प्लेटफॉर्म मिलेंगे डेमोक्रेटिक सियासत करने के इंस्टेड ऑफ स्ट्रीट सियासत। और आप तो जानते हैं खान साहब कि आपका तो एक कल्ट फॉलोइंग है, आपके जो नौजवान तबका है और जो बाकी लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों जब भी आप इलेक्शन के लिए खड़े होंगे ये आपके साथ देंगे, ये भूलेंगे नहीं आपको। जब तक आप एक दफ़ा जीत के इनको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपके साथ हैं। तो आप यू आर अ श्योर शॉट कि इलेक्शन जब भी होगी यू विल विन। तो खान साहब यू आर ओनली 72, तो व्हाट्स द बिग डील, यू डोंट इवन लुक 60, यू आर अ यंग मैन। बाकी तो सारे बड़े तोते होते जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पॉप ऑफ वन बाय वन एंड यू विल स्टिल बी द हैंडसम यंग मैन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। तो आप सब्र करें, लेट दिस प्रोसेस बी ओवर, इकॉनमी स्टेबलाइज हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट्स हैं एंड यू नो इट, कितने थ्रेट्स हैं। एंड डोंट रिलाई ऑन अमेरिका टू बेल यू आउट, दे आर नोबडीज फ्रेंड्स। सो देयरफॉर फाइंड अ वे टू मेक अ नेगोशिएशन। ये छोड़े कि कोई अरेस्ट कर लिया, इसको ये कर लिया, वो कर लिया, ये छोड़ दें, ये 26 अमेंडमेंट, सब बातें जो है पार्लियामेंट के अंदर इमीडिएटली तय हो सकती हैं। सब कुछ रुका हुआ है आपकी वजह से। मेक अ कमिटमेंट, और वो तरीका, उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, किस तरीके से ये बात को आगे बढ़ाना है, वो बड़ी आसान है, वो वी कैन वर्क इट आउट, इट्स नॉट एन इश्यू। कैसे आपकी बेल होगी, कैसे आपके केसेस ख़त्म हो गए। आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ साहब भी बेलें लेके बाहर निकले हुए थे, नवाज शरीफ साहब भी, मरियम भी, सब ने आके हुकूमत में बैठ के अपना सारे केसेस ख़त्म कराएं। तो ये प्री कंडीशन नहीं होती, प्री कंडीशन होती है आज़ादी। तो वो तो केसेस 100 चढ़े भी हों, कन्विक्शंस भी हों, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी तो कन्विक्शंस थी। तो मुशर्रफ साहब कौन सी कन्विक्शन दे गए थे, याद है आपको नवाज शरीफ साहब के ऊपर? तो बात यह है कि दीज थिंग्स कैन ऑल बी रिवर्स्ड, बट देयर आर वेज ऑफ रिवर्सिंग देम। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस, मेक अ डील, मेक अ कॉम्प्रोमाइज, बी अ पॉलिटिशियन। Politics is the art of the possible. Find a way to sit with the government of the day, whatever it is. After all, माइंड ना कीजिएगा, आप भी तो RTS सिस्टम के ज़रिए गवर्नमेंट लेके आए थे। अगर ये फॉर्म 47 से लाए हैं तो आप भी तो RTS के ज़रिए लाए थे। तो दे सैट विद यू ना, दे टॉलरेटेड यू फॉर 4 years इन दी असेंबली। तो व्हाट्स द बिग डील? सो मेरी ये सजेशन है कि आप इनसे बैठे, इन्हें कहा आओ जी लेट्स टॉक निटी ग्रिटी, मोटी गल करिए, छड्डो मेरे सारी गल्लां ये हो जाऊँदियां रहनगियां। इलेक्शन कब देनी है आपने मुझे? वो कहेंगे जी इलेक्शन तो 5 साल पूरे होंगे तो देंगे। तो आप बात करें उनके साथ और कहीं मुकमका कर लें, थोड़ी देर लगेगी लेन देन में, मुकमका कर लें। जैसे आप मुकमका करते हैं कि जी इलेक्शन 2.5 साल या 3 साल के बाद होगी, डोंट वरी, टाइम विल फ्लाई लाइक दिस। आपने अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है, उसको पार्टी बनाना है। वो भी पार्टी नहीं है वो, ये आप अभी तक अपनी ये जो मूवमेंट है आपका PTI का, इसको आप पार्टी नहीं बना सके, इसको पार्टी बनाएं ताकि ये इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शंस, पार्टी इलेक्शंस, पार्टी फंडिंग, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करें फॉर गॉड्स सेक। ये इस तरीके से नहीं आप चला सकते, ना पार्टी को चला सकते हैं ना मुल्क को चला सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। बी अ लीडर, बी अ डेमोक्रेटिक लीडर एंड फाइंड अ वे। एंड आप तो खुद कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है यू टर्न होती है, लीडर्स तो यू टर्न करते हैं। तो आपके लिए तो यू टर्न इज़ अ पॉजिटिव थिंग, नॉट अ नेगेटिव थिंग। और जब आपकी इलेक्ट्रेट को पता चलेगा कि खान ने मुकमका कर लिया, 2.5 साल बाद खान आ रहा है, लो जी पक्की गल होगी, आराम से बैठ जाएंगे लोग। और ये जॉनीज जो हैं इनको पसूड़ी पड़ी पई होएगी और दौड़ो इधर तय दौड़ो, दे वोंट बी एबल टू चेंज योर फॉर्च्यून। वोट पड़ेगा आपको आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर ये है कि यू नीड टू बिल्ड ब्रिजेस। 2 ब्रिजेस बिल्ड करनी है आपने। एक के पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, इनको इफेक्ट इन्होंने आपने पहले किया, फिर इन्होंने किया, ये चीज़ें बंद कर दें। इस किस्म के भी एग्रीमेंट्स, चार्टर्स बनने पड़ेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट
आज आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट बने हुए, इससे पहले आप प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, और वो वक्त दूर नहीं है आप फिर प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो जाएंगे. सो प्रिपेयर फॉर दैट. गेट आउट ऑफ दिस एंटी इस्टेब्लिशमेंट मोड. प्रिपेयर फॉर अ मोड दैट यू विल से अगेन कि वी आर ऑन द सेम पेज. जैसे ये गवर्नमेंट कह रही है वी आर ऑन द सेम पेज. बिकॉज यू आर नॉट अ रेवोल्यूशनरी, यू आर नॉट एन एनार्किस्ट. Frankly, I wish you were a bigger Democrat than you are, but ऐसे ना करें. The country is not suffering because of this crisis. And problem वही है कि एक सिंपल सी चीज़ थी, if you had agreed उस वक्त तो इतना इशू ना बनता. क्या इशू था? एक बंदे की अपॉइंटमेंट के ऊपर था ना. आप किसी को चाहते थे और लोग डरते थे कि आपने उसको बना दिया तो फिर आपके इरादे ठीक नहीं है. तो क्या हुआ? You ended up in this situation. वो भी, और इसको भी आपने रिड्रेस करना है. बट ऐसे नहीं रिड्रेस होगी. इट विल बी रिड्रेस थ्रू अ कॉम्प्रोमाइज़. और मेरा ख्याल है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मेक दिस कॉम्प्रोमाइज़. बट यू हैव टू बी अ पॉलिटिशियन एंड आई थिंक यू कैन डू दैट. टेक द कंट्री आउट ऑफ क्राइसिस, बी अ पॉलिटिशियन, मेक अ कॉम्प्रोमाइज़, कम बैक इन टू पावर. दैट इज़ व्हाट ऑल पॉलिटिशियंस हैव डन. नवाज शरीफ साहब ने 3 दफ़ा किया है. 3 दफ़ा. पीपल्स पार्टी ने 3 दफ़ा किया है. सैक्रिफाइसेस भी किए, मार भी खाई है, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैक इन पावर. तो लर्न समथिंग फ्रॉम देम. एंड ऑल्सो उन्होंने एक दूसरे को टॉलरेट भी किया है और वर्क भी किया है एक दूसरे के साथ. एंड दैट इज़ व्हाट अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ अबाउट. तो ये जो आपका फ़लसफ़ा था ना कि फ़ौज मेरी है, फ़ौज जो मैं कहूँगा वो करेगी, मेरे सियासी अपोजिशन वालों को सबको धरेगी, उड़ा के रख देगी, मैं फ़ौज के साथ मिल के 10 साल हुक्मरानी करूँगा. ये गलती भुट्टो साहब ने भी की थी. जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये की थी 1971 की डिबैकल के बाद. क्या हुआ? नहीं कर सकते आप. इट्स टू पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एन इंस्टीट्यूशन. ये किसी की नहीं है, ये अपनी है. और उनके ज़हन में ये है कि ये पाकिस्तान की है. अब आपको ये बात पसंद आए या ना पसंद आए, बात ये है कि ये भी इश्यूज़ उस वक्त रिजॉल्व होंगे कि आपकी डोमेन क्या है और सियासतदानों की डोमेन क्या है. ये हाइब्रिड रेजीम है, इसके क्या कॉन्टूर्स हैं, इसको भी आपको अब तय करना पड़ेगा. सो ऑन द वन हैंड यू हैव टू सिट विद द पॉलिटिशियंस एंड फाइंड अ वे आउट, एंड ऑन द अदर हैंड यू एंड द पॉलिटिशियंस अदर्स हैव टू सिट टुगेदर विद द एस्टैब्लिशमेंट एंड डिसाइड how you will run this country. There are too many stakeholders, too many divisions, too few resources. So we will have to work together to save this country. तदब्बुर और हिकमत से सियासत का तकाजा करें ये हालात. अगला सवाल है गुलाम हुसैन साहब कराची से. सर, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो सेठ कहलाता है, और आप हैं नजम सेठी. तो क्या आपके पास कम पैसा है जो आप सेठी हो? और भाई मैं सेठ ही हूँ, सेठ नहीं हूँ. अच्छा, थोड़ी सी तारीख़ पे फिर चले आप बड़े अब आगे ना फ्रंट फुट पे आ रहे हैं आप. भाई साहब, 8वीं सदी में जो लोग तजारत करते थे दक्कन से लेके मेसोपोटामिया तक, उन्हें एक नाम दिया गया था, सरिस्तास. वो वहाँ से सेठी बना. So Sethis are the original traders between the Indian subcontinent and Mesopotamia, Iraq, the cradle of civilization. उस वक्त this was not Hinduized, Sanskritized this name. तो अब ये हुआ कि वहाँ से फिर इसकी शाखें निकली. सेठ जो है, this comes from, this has nothing to do with सेठी as such, मगर जो सेठी अमीर हो गए विदाउट बिकॉज ऑफ तजारत और फिर बिज़नेस में बहुत आगे निकल गए, उनका नाम फिर सेठ हो गया. छोटी ये निकाल दी गई. तो मैंने क्योंकि छोटी ये रखी हुई है, इसका मतलब है मैं उस मकाम तक नहीं पहुंचा, जब मेरा ख़ानदान उस मकाम तक नहीं पहुंचा. तो आपके पास पैसे कम हैं? तो मेरे पास पैसे थोड़े से हैं जो कि सारे के सारे मैंने खुद कमाए हैं. कोई मेरी ज़ाती तौर पे लंबी चौड़ी इनहेरिटेंस कोई नहीं है. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है. मैं एचएसएन कॉलेज नहीं गया. मेरी फ़ीस जिस स्कूल में मैं गया था उस वक्त 20 रुपए थी. तो सो आई हैव लिफ्टेड माई सेल्फ अप विद माई बूट स्ट्रैप्स. सो आप मिडिल क्लास की बात करते हैं,
शायद आपको पता नहीं है कि मिडिल क्लास घरों में उस वक़्त पंजाबी बोली जाती थी, और अब ये हुआ है कि मिडिल क्लास थोड़ी अमीर हो गई है, उन्होंने उर्दू बोलने शुरू कर दी और जो ज़्यादा उन्होंने अंग्रेज़ी बोलने शुरू कर दिए। तो हम तो पंजाबी बोलने वालों में से थे। मेरी 10 साल की मेरी जो छोटी बहन है वो 10 साल के बाद पैदा हुई, फ्रॉम माई एज। तो उस वक्त तक हम थोड़े से अपर मिडिल क्लास पे पहुंच रहे थे, हमारा ख़ानदान। तो उनको उर्दू में ही वालिदैन ने बात की उनके साथ, हमसे आखिरी दम तक पंजाबी में ही बात करते रहे। तो इसलिए अब ये है कि शहर वाले लोग, शहर वाले पंजाबी बोलने वाले मिडिल क्लास लोग जो है वो निकल के बड़े बड़े अमीर इलाकों में जा रहे हैं, और वहाँ उर्दू बोल रहे हैं और अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, उनके बच्चे अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। हालांकि वालिदैन अभी भी पंजाबी बोलते हैं, और मैं समझता हूँ सिंध के अंदर भी, कराची में भी इसी किस्म की सूरत हाल होगी। तो मुझे आप सेठी रहने दें, आई एम बी वेरी ग्रेटफुल। बस उन्होंने वजह आपसे पूछी थी, और भी बहुत से सवाल शामिल करना चाहते हैं, वक्त की किल्लत के सबब माजरत। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।